हेलो, गुड डे। लास्ट वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड शुरू किए थे और यूनिट थर्ड में पहला सेक्शन ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है और उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसके लिए प्लैंक क्वांटाइज हाइपोथेसिस एक प्रपोज किया था उन्होंने, और उस क्वांटाइज्ड मॉडल प्रपोज बाय प्लैंक्स द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इंटायरली 100% टोटलिटी में एक्सप्लेन किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कुछ मॉडर्न फिजिक्स के बारे में कंसर्निंग वेव मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। रेंज इसकी बहुत अधिक होती है, एक्सरे, गामा रे ऑन हायर साइड, लोअर साइड में इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, विजिबल रेज, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पर्टिकुलरली लाइट के बारे में यदि हम बात करें तो शुरू के जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे वेव मैकेनिक्स की सहायता से, वेव थियोरी की सहायता से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। कंसिडरिंग लाइट एज ए वेव, इनकी सहायता से हम एक्सप्लेन करते हैं। हाइगन ने वेव थियोरी प्रपोज किया था और उस वेव थियोरी की सहायता से इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन लाइट में ही कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कन्वे किए गए, कैरी किए गए जो वेव मैकेनिक्स से, वेव थियोरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं किए जा सके, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एमिशन ऑफ लाइट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ने आपने बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पासन सीरीज जैसे पढ़ रखा है। वेव मैकेनिक्स से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्वांटम थियोरी, प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस तरह की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम वेव थियोरी की सहायता से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक समस्या बनी हुई थी कि इन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो इसके लिए फिर प्लैंक ने एक आइडिया दिया कि लाइट में आल्सो बिहेव एज ए क्वांटाइज्ड पार्टिकल एंड द क्वांटम ऑफ लाइट इज द मिनिमम पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको हम फोटॉन कहते हैं। और फोटॉन का नाम आपने सुन रखा है पहले भी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी मैंने फोटॉन से आपका परिचय कराया था। यह फोटॉन जो होता है, इसकी सहायता से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ लाइट, आपने पढ़ रखा होगा कि दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर E1, E2, E2 माइनस E1 के बराबर एच न्यू जो है, एच न्यू हो फोटॉन की एनर्जी, तो वह एब्जॉर्ब कर ली जाती है या वही इमिट होती है। तो डिस्क्रीट अमाउंट इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपने एक लाइट इंसिडेंट कराया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर दी जाती है और वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने में आवश्यक होते हैं। तो इस तरह की एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को जो लाइट में पाई गई, उनको फोटॉन की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोटॉन है क्या? इज द क्वांटाइज्ड पार्टिकल मिनिमम एनर्जी पैकेट, और उस मिनिमम एनर्जी पैकेट को ही हम एक क्वांटम कहते हैं या उसी को हम फोटॉन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया रुपया है। पहले रुपया जब चला था नया नया 1957 में, डेसिमल प्रणाली जब लागू की गई, तो उस समय
नया पैसा हम लोग कहते थे, क्योंकि उसके पहले अंग्रेजों द्वारा चलाया हुआ पैसा चलता था, तो इस पैसे को नया पैसा कहते थे। 100 पैसे का 1 रुपया होता था। एक एक पैसा तांबे के छोटे छोटे सिक्के होते थे, नया पैसा कहलाता था। और एक कन्वर्जन फैक्टर भी बना था, पुराने पैसे और नए पैसे को कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्वांटाइज्ड आइडिया मैं देने के लिए आपको बता रहा था। तो रुपया बना होता है, सबसे मिनिमम वैल्यू रुपये की जो होती है 1 पैसा होती है। अब आजकल 1 पैसा दिखता नहीं, 10 पैसे का सिक्का भी नहीं दिखता, 25 पैसे का सिक्का भी नहीं दिखता, और अब तो अठन्नी जिसे कहते हैं 50 पैसे का सिक्का भी रेयर हो गया है, नहीं दिखता है। कुछ दिनों में इसका चलन समाप्त हो जाएगा। रेलवे ने भी अपना टिकट अब ऐसा कर दिया है, यदि 50 पैसे से अधिक है तो अगला रुपया टिकट वसूलते हैं, और यदि किराया 50 पैसे से कम में आता है तो उसके पीछे वाले रुपया का किराया होता है। क्योंकि वो अब पैसे का लेन देन बड़ी झंझट होती थी। आप टिकट खरीद रहे हैं, आपको 56 पैसे वापस पाना है, उसने कह दिया फुटकर नहीं है, फुटकर भजा के लाओ, तो आप कह देते अरे भैया छोड़ो, गाड़ी खुलने वाली है, हमें टिकट दे दो। तो शायद ये सबको भी दूर करने के लिए, या पैसे की वैल्यू इतनी कम हो गई कि अब मिनिमम वैल्यू 1 रुपया हो गया। तो इसी 1 रुपया को हम क्वांटम ऑफ मनी कहते हैं, इंडियन मनी। क्वांटम इसका क्या है, मिनिमम वैल्यू 1 रुपया। वैसे थ्योरेटिकली एक नया पैसा है, और एक नए पैसे से जुड़ करके ही 4 आने बनते हैं, 25 पैसे का 8 आने बनते हैं, रुपया बनता है, 10 रुपया बनता है, 100, 1000, लाख, अरब, करोड़, इस तरह के रुपया बनते हुए चले जाते हैं। तो क्वांटाइज्ड वैल्यू के यही अर्थ है, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर द फिजिकल पैरामीटर यू आर कंसिडरिंग। जो भी फिजिकल पैरामीटर आप कंसीडर कर रहे हैं, उसका निम्नतम वैल्यू क्या है, वह उसका क्वांटम कहलाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मिनिमम एनर्जी पैकेट जो होता है उसको हम फोटॉन कहते हैं। और इस फोटॉन की सहायता से प्लैंक ने इंट्रोड्यूस किया था, और हम इसकी सहायता से ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कॉम्पटन इफेक्ट आदि घटनाओं को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोटॉन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर हो गया, तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कहते हैं इट हैज ए डुअल कैरेक्टर, इट कैन बिहेव एज ए वेव, इट कैन आल्सो बिहेव एज ए पार्टिकल। वेव नेचर भी इसका हो सकता है, पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। पार्टिकल नेचर मतलब पार्टिकल इज फोटॉन, तो इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज ए डुअल कैरेक्टर, इसका दोहरी प्रकृति होती है। कभी वेव की तरह व्यवहार करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस आदि जब एक्सप्लेन करते हैं, और कभी पार्टिकल की तरह इसका व्यवहार होता है जब हम कुछ अन्य घटनाओं को, एब्जॉर्प्शन, इमिशन आदि को जब एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक ही प्रकृति होगी, या तो प्योरली वेव कैरेक्टर होगा, there will be no particle character at all, 100% wave, 0% particle, या तो प्योरली पार्टिकल कैरेक्टर होता है। जब पार्टिकल कैरेक्टर होगा, फोटॉन होगा, तो उसमें वेव उसके साथ जो सन्निहित होगी, वेव जो उसके साथ एसोसिएटेड होगा, वो 0 होता है। सो आइदर इट इज 100% वेव, 0% फोटॉन, और 0% वेव, 100% फोटॉन, यह कैरेक्टर होता है एट ए टाइम। या तो वेव की तरह व्यवहार करता है, या फिर फोटॉन की तरह व्यवहार करता है। और इस फोटॉन से हम और परिचय पहले प्लैंक ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन फोटॉन की और सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या हैं, किस तरह की हैं, किस तरह से हम इसको जान पाए, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया। आइंस्टाइन, यूनिट फर्स्ट में पढ़ चुके हो, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन का मेन थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आइंस्टाइन ने भी क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बहुत काम किया। ये जो फोटॉन की
क्वांटाइज्ड नेचर है, इसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भी आइंस्टाइन ने, डी ब्रॉगली ने, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, इन नामों को आपने सुन रखा है। ढेर सारे साइंटिस्टों में इसमें योगदान दिया, फर्मी, डिरैक आदि ने, और फिर फोटॉन के कैरेक्टरिस्टिक को हम प्रॉपर्ली समझ पाए। अब फोटॉन का व्यवहार कैसा होता है, तो फोटॉन के व्यवहार को समझते हुए हम फिर पार्टिकल का व्यवहार कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। फोटॉन जो हम कंसीडर कर रहे हैं, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कभी वेव की तरह व्यवहार करता है, कभी पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। वेव की तरह जब व्यवहार करता है तो हम जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। वेवलेंथ होती है, टाइम पीरियड होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वेलोसिटी होती है, आदि आदि पैरामीटर इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। जब फोटॉन की तरह व्यवहार ये करता है तो उस समय क्या क्या इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं फोटॉन के, उसको मैं आपको बता रहा हूं। फोटॉन इज द क्वांटाइज्ड पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर मैं आपको बता दूं, इसको ध्यान रखिएगा, या तो वेव की तरह व्यवहार करेगा या फिर पार्टिकल की तरह, फोटॉन की तरह व्यवहार करेगा। दोनों साथ साथ नहीं व्यवहार करेंगे, दोनों कैरेक्टरिस्टिक नहीं आता है। तो इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी इसकी होती है न्यू, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी यदि न्यू है, 10 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो 10 गीगाहर्ट्ज से संबंधित जो फोटॉन होगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज ही होगी। सो इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन न्यू, और यदि न्यू फ्रीक्वेंसी है तो इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन, तो उसकी एनर्जी एच न्यू होती है। फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो सदैव वेलोसिटी, जो सदैव चलता रहता है, और इसकी वेलोसिटी होती है c, द वेलोसिटी ऑफ लाइट। फोटॉन मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। कभी ये स्थिर नहीं होता है, रुकता नहीं है। लाइट ऑफ कर दीजिए, फोटॉन नहीं है, खत्म। लेकिन जब कभी फोटॉन होगा c की गति से चल पड़ेगा, आप तक पहुंचेगा। राड जल गया, रोशनी आपकी तरफ पहुंच गई c की गति से। सूरज की किरणें आपकी तरफ दिख रही है, सूर्योदय हो गया, सूरज की किरण c की वेलोसिटी से आपकी तरफ पहुंच जाती है, आती है। दूरी इतनी ज्यादा है कि फिर भी 8 मिनट के करीब लग जाता है सूरज से पृथ्वी तक रोशनी आने के लिए। c की गति से चलता है, तो वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ द फोटॉन इज c। लेकिन फिर भी जब वेलोसिटी है तो आपने एक चीज पढ़ लिखा है, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। व्हेन द वेलोसिटी इज क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसका एक रेस्ट मास भी होता है। रेस्ट मास, जिसके लिए नोटेशन क्या है, पढ़ रखे हो जी, m0। m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन, और रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज 0, और ये यूनिट फर्स्ट में मैंने स्टैब्लिश आपको किया है। वेलोसिटी इज c बट रेस्ट मास इज इक्वल टू 0। लेकिन कभी रेस्ट में आता नहीं फोटॉन, इसलिए ये रियलाइज नहीं किया जा सकता है, केवल इसको प्रूव किया जा सकता है। चलता है c की वेलोसिटी से, तो उसमें इसका कुछ मास होगा, और फिर एनर्जी के लिए दूसरा एक्सप्रेशन है, आइदर एच न्यू और mc स्क्वायर। c is the velocity of light, m is the dynamic mass of the photon, m0 is the rest mass, तो डायनेमिक मास, दो तरह के मास हो गए, एक रेस्ट मास m0, एक डायनेमिक मास हो गया m। और डायनेमिक मास की वैल्यू कितनी होगी वो यहां से देखो निकाल सकते हो, एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मास एनर्जी रिलेशन बाय आइंस्टाइन।
तो डायनेमिक मास की वैल्यू हो गई एच न्यू बाई सी स्क्वायर, एच न्यू बाई सी स्क्वायर, ये डायनेमिक मास की वैल्यू हो गई। एक और पैरामीटर निकाल सकते हो, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। पी से हम लिखते हैं, नोटेशन लिख लो पी, ये यम डायनेमिक मास है, सी वेलोसिटी से चल रहा है, तो एम सी इज द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। एम सी की वैल्यू यहां से निकालो, तो सी से भाग केवल होगा एच न्यू बाई सी, या डायनेमिक मास है एम, सी से गुणा करो, दिस इज आल्सो इक्वल टू एच न्यू बाई सी, ये मोमेंटम की वैल्यू। इस तरह की ढेर सारी और सारी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन कुछ हम इस स्पेशल प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फोटॉन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एच न्यू बाई सी को हम फिर लिख सकते हैं द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन, ये लिखा है एच न्यू बाई सी, अभी यथावत मैं लिख दे रहा हूं एच न्यू बाई सी। नाउ सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यू नो वेलोसिटी ऑफ लाइट, it is equal to frequency into wavelength, new lambda, new cancels, so this becomes equal to h by lambda, ठीक। c by new, it is equal to lambda, क्या क्या यूज किया एक्सप्रेशन, c is equal to new lambda, न्यू से परिचित हो, एंड लैम्डा इज द करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आर द फोटॉन associated, the wavelength associated with the photon या फोटॉन की वेवलेंथ कितनी आएगी, ये लिखा जा सकता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। सो द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, और p की वैल्यू एम सी के बराबर है, तो एच बाई एम सी इज द वैल्यू फॉर द वेवलेंथ। एच बाई और किसी, ये सारी प्रॉपर्टी हैं फोटॉन के बारे में, और फोटॉन इज द क्वांटाइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फोटॉन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो या तो मैंने शुरू में ही आपको बताया, या तो वेव की तरह व्यवहार करेगा, या फिर पार्टिकल की तरह फोटॉन की तरह व्यवहार करेगा, तो फोटॉन के साथ इतने गुण आएंगे। फोटॉन के बारे में ये गुण लोग जान गए थे, तो डी ब्रागली, इनका नाम है डी ब्रागली। आप कहेंगे नाम को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लेकिन डी फ्रेंच साइंटिस्ट है, तो ये डी माने ऑफ, ब्रागली इनके गांव का नाम, और इनका नाम है लुइस, LOUIS, LOUIS, लुइस डी ब्रागली। तो नाम है इनका लुइस, ब्रागली गांव वाले, जैसे तेंदुलकर, नाम सुने हो ना, सचिन तेंदुलकर, नाम है उनका सचिन, तेंदुलकर का अर्थ है तेंदुल गांव के रहने वाले। वीर सावरकर, नाम उनका कुछ था, दामोदर या जो भी रहा हो, वो सावर गांव के रहने वाले हैं, तो सावरकर, तेंदुलकर। कुछ शहरों के भी नाम ऐसे होते हैं, एक बिहार में, अब झारखंड में चला गया, एक जगह है उसका नाम है डेहरी अनसोन, तो डेहरी गांव है, शहर है, कस्बा है, आनसोन रिवर है, तो इस तरह के नाम होते हैं और इस तरह की चीजें कही जाती। तो डेहरी सिचुएटेड ऑन सोन रिवर, सोन नदी का नाम, सोन नदी पर अवस्थित गांव, शहर, कस्बा डेहरी, तो उसको हम डेहरी ऑन सोन कहते हैं। तो ऐसे ही इनका नाम है लुइस डी ब्रागली, शॉर्ट में केवल डी ब्रागली कहते हैं। डी का अर्थ है ऑफ, ब्रागली के, लुइस, तो इसको हम स्मॉल से ही लिखते हैं, कभी कैपिटल से मत लिखना। डी ब्रागली, डी ब्रागली ने सोचा 1924 में
1924। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई 1895 में। फोटॉन की आइडिया आई प्लैंक द्वारा करीब करीब 1902, 3, 4, 5, 6 तक धीरे धीरे स्टैब्लिश हुआ। फिर न्यूट्रॉन की खोज हुई बाद में, चैडविक ने किया। फिर रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की और वेक्टर एटम मॉडल आते आते करीब करीब 1935 हो गया। तो चूंकि फोटॉन की बात आ गई थी, प्लैंक ने 1906 के आसपास कह दिया था, तो 1924 में इन्होंने सोचा कि जैसे लाइट का डुअल कैरेक्टर होता है, समटाइम्स इट बिहेव्स एज एन वेव एंड समटाइम्स इट बिहेव्स एज ए पार्टिकल, तो ऐसे ही मटेरियल पार्टिकल भी भाई इस तरह का व्यवहार कर सकता है। कभी वो मैटर की तरह व्यवहार करेगा और कभी वेव की तरह व्यवहार करेगा। दोनों देखो उल्टे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कभी वेव की तरह व्यवहार करता है, ज्यादातर वेव की तरह व्यवहार करता है। बहुत सारी घटनाएं हैं। पहले फोटॉन का कंसेप्ट नहीं आया तो हम सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर लेते थे। कुछ में दिक्कत आई, एब्जॉर्प्शन, इमिशन, जब ये सब पता चला तो उस समय फिर फोटॉन के बारे में लोगों ने अवधारणा आई और इसके बारे में विचार किया। तो लाइट जैसे व्यवहार करता है, डुअल कैरेक्टर रहता है एज ए वेव एंड पार्टिकल, पार्टिकल इज फोटॉन। तो 1924 में डी ब्रॉगली ने सोचा कि एक मैटर भी डुअल कैरेक्टर रह सकता है। मैटर में है विल बिहेव एज ए मैटर, एज ए पार्टिकल एंड मे आल्सो बिहेव एज ए वेव, तो इट मे आल्सो हैव ए डुअल कैरेक्टर। बड़ी विचित्र सी बात है। हम डे टू डे लाइफ में कभी ये अनुभव नहीं किए थे कि मैटर के साथ भी वेव होती है। मोटरसाइकिल से चलते हैं तो मोटरसाइकिल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। हमने कभी एक्सपेरिमेंटली ज्ञात नहीं कभी हो पाया और न तो हम इसको अनुभव ही कर पाए। ट्रेन चलती है तो जो झोंका सा लगता है वो तो हवा का झोंका है, लेकिन उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, ये कभी हम लोगों ने अनुभव ही नहीं किया था। हवाई जहाज उड़ती है तो उसके साथ वेव चलती है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। बावजूद इसके डी ब्रॉगली ने 1924 में माना कि ये जो क्लासिकल पार्टिकल हैं, बॉडीज हैं जो चल रही हैं, इट में बिहेव एज ए मैटर, एज ए पार्टिकल एंड मे आल्सो बिहेव एज ए वेव। ये उन्होंने कल्पना की। और यदि वेव की तरह व्यवहार करता है मैटर, तो उसको हम कहते हैं मैटर वेव। मैटर वेव इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा भी होगा, मैटर वेव। तो इसको हम कहते हैं मैटर वेव। अब बड़ा स्पष्ट है, मैटर वेव किसे कहेंगे? द वेव एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल। चलेगा तभी वेव आएगी, तो वेव एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल, इसको हम कहते हैं मैटर वेव। और मैटर वेव के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है उसको हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मैं फिर से बता दूं, समराइज कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल कैरेक्टर होता है, वेव की तरह भी व्यवहार करता है, पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करता है। ध्यान रखना, एक समय में किसी एक तरह का व्यवहार करेगा, मिला जुला प्रभाव नहीं होता है। तो इसी के आधार पर 1924 में डी ब्रॉगली ने सोचा कि मूविंग मटेरियल के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड हो सकता है, और इसलिए मूविंग मटेरियल पार्टिकल कैरेक्टर भी हो सकता है। बस चल रही है तो बस दिखती है कि एज ए पार्टिकल बने, छोटा नहीं, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह, हवाई जहाज की तरफ चाक फेंका जाए तो चाक, ये सब हम देख रहे हैं एज ए पार्टिकल एंड इट में बिहेव एज आल्सो एज ए वेव। ये कंसेप्ट उन्होंने किया। तो जो वेव एसोसिएटेड होगी, मटेरियल के साथ एसोसिएटेड है, तो उसको हम कहते हैं मैटर वेव। और मैटर वेव के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, वेव आ गई तो निश्चित ही वेवलेंथ होगा, उसे हम
डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे हम डिराइव करें, ये कुछ कोई कारण नहीं कि हम उसका डेरिवेशन करें, करते भी नहीं। डी ब्रॉगली ने भी सीधा सीधा एनालॉगस एक्सप्रेशन डेवलप किया कि फोटॉन का वेवलेंथ, पार्टिकल का वेवलेंथ इसकी सहायता से रिप्रेजेंट होता है, द प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। तो इसलिए हम इस तरह का एक एक्सप्रेशन मान सकते हैं, h divided by dynamic mass of the photon into the velocity with which the photon is moving, h by mc। यदि कोई एक पार्टिकल हो जिसका मास हो m, v वेलोसिटी से चल रहा हो, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv, and thereby the value for the de Broglie wavelength analogously इसके आधार पे ही हम मान सकते हैं h by mv। तो ये हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख लें, जनरल एक्सप्रेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ए फोटॉन के लिए ये एक्सप्रेशन हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई मोमेंटम ऑफ द फोटॉन एम सी। एंड फॉर ए पार्टिकल, फोटॉन इज आल्सो ए पार्टिकल, लेकिन ऐसा पार्टिकल है जो सी वेलोसिटी से चलता है, तो फोटॉन स्पेशल हो गया। और हम यूनिट फर्स्ट में देख चुके हैं, कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो कि लाइट की वेलोसिटी से चल सके बट फॉर फोटॉन। फोटॉन के अलावा कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो लाइट की वेलोसिटी से चल सके। तो सारी पार्टिकल लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती हैं, तो उनके लिए फिर भी हम लिखें पार्टिकल। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h बाई फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। ये एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन लिख लिया लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p फॉर फोटॉन, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mc फॉर ए पार्टिकल, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। और इसको हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गई। मैं फिर से एक नया कंसेप्ट आपको मिला। जब क्वांटम मैकेनिक्स हम शुरू करते हैं, क्वांटाइज्ड पार्टिकल के बारे में हम सोचते हैं, और बाद में हम देखेंगे कि ये क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ लागू होता है। अब तक हम जो पढ़ते रहे वो क्लासिकल मैकेनिक्स थी। क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे लगता है, चाक के ऊपर, बस के ऊपर, हवाई जहाज के ऊपर। यदि कोई कैलकुलेशन गणना हमको करनी है तो क्लासिकल मैकेनिक्स जिससे आप परिचित हैं उससे करेंगे। लेकिन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के बारे में यदि बात करनी है, और माइक्रोस्कोपिक बॉडीज माने क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल आदि, इस तरह एटम, इसके बारे में यदि आपको बात करनी है तो ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज कहलाती हैं। और इन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज से संबंधित प्रॉब्लम्स विल बी हैंडल्ड बाय द क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए वैलिड होता है, और क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए डिस्कस्ड होता है, लागू होता है। इस तरह से समझें, बड़ी वस्तुओं के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स और छोटी वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक बॉडी, जो माइक्रोस्कोप से देखा जा सके, इसलिए मैक्रोस्कोपिक जो बड़ी, माइक्रोस्कोपिक जो छोटी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के लिए क्वांटम मैकेनिक्स हम लगाएंगे, और बड़ी वस्तुओं के लिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स लगाएंगे। और इनके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं। यदि m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू होगी h बाई mv। जनरल एक्सप्रेशन वेवलेंथ के लिए h बाई p, फोटॉन के लिए हो जाएगा लैम्डा
इज इक्वल टू एच बाई एम सी, और पार्टिकल के लिए होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, और इस तरह से डी ब्रागली वेवलेंथ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये डी ब्रागली वेवलेंथ कितनी होती है, कैसे होती है, कैसे, मैंने कह दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पर लागू नहीं होगा, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पर केवल क्लासिकल मैकेनिक्स लगेगा, और क्वांटाइज्ड पार्टिकल जो हैं माइक्रोस्कोपिक बॉडी हैं उस पर क्लासिकल मैकेनिक्स लागू नहीं होगा, उस पर क्वांटम मैकेनिक्स केवल लागू होगा। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, और उस एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किन परिस्थितियों में डी ब्रागली वेवलेंथ आएगा और किन परिस्थितियों में डी ब्रागली वेवलेंथ नहीं आएगा, कब मैटर के साथ वेव का कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड होगा। और ठीक वैसे ही पार्टिकल चलता है तो पार्टिकल के चलना उस वेव द्वारा रेगुलेटेड होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फोटॉन का चलना वेव ही डिसाइड करता है कैसे वो चलेगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और अगले दिन मैं बताऊंगा कि इस मैटर वेव की वजूद कब होती है, क्या ये लैब में देखा गया, क्या इसको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियों के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।